आज का हमारा लेक्चर है बायवर्ट-सेवरट लॉ और इस लेक्चर में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मालूम किया जाता है। और ये लॉ एक बहुत बुनियादी लॉ है जो हम किसी भी किस्म की सिमेट्रीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और दूसरे लॉज हैं जिसे हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बायवर्ट-सेवरट लॉ से। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक सवाल स्टूडेंट की तरफ से पूछा गया था। मैं चाहता हूं कि पहले मैं उसको आंसर कर दूं, उसके बाद फिर हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं। सवाल ये है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, लेट्स सपोज इस वायर में करंट की डायरेक्शन ये है, तो यानी स्टूडेंट ने ये कहा कि मैंने ये बताया था कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी मालूम कर सकते हैं और उसकी उसकी डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी किसी पॉइंट पर इस वायर के अराउंड। लेकिन मैंने किसी भी जगह पर इस बात का जिक्र नहीं किया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो के बराबर होगी। इनफैक्ट सवाल ये था कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो और अगर करंट इस जानिब मूव कर रहा है, जो कि मैं कन्वेंशनल करंट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो अगर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये होगी तो फिर इस वायर में जो नेगेटिव चार्ज है वो यकीनी तौर पर इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होगा। तो अब अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसे आप कूलम लॉ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर चार्ज अगर मूव भी कर रहा है तो भी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होनी चाहिए, लेकिन मैंने किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र नहीं किया। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो किसी पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करने की वजह से इस पर जो लगने वाली फोर्स होगी उसको लिखा जाएगा Q इंटू V क्रॉस B। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों सूरतों में होती है, यानी वो अगर कोई चार्ज रेस्ट में हो या अगर वो चार्ज मूव कर रहा हो। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, इस पॉजिटिव चार्ज पर, तो उसकी वजह से जो फोर्स होगी उसको आप लिखेंगे Q टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा वो लॉरेंस फोर्स के बराबर होगा? यानी दैट फोर्स इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये एक सवाल स्टूडेंट की जानिब से आया है और सवाल बहुत माकूल है। तो इसका एक मुख्तसर सा जवाब तो ये है कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है तो ये आप जानते हैं कि अगर इसमें कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसी कदर उस वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा। यानी एक वायर इन जनरल न्यूट्रल होता है, अगर उसमें करंट मौजूद है तब भी न्यूट्रल होगा और अगर उसमें करंट नहीं है तब भी वो न्यूट्रल होगा। तो किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से उसकी वेसिनिटी में अगर कोई फील्ड मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यकीनी तौर पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे किसी न्यूट्रल
एंटिटीज़ की वजह से। हाँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज किसी वायर की बजाय किसी फ्री स्पेस के अंदर मूव कर रहा होता तो फिर लाजमी तौर पर वहाँ पर न सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती बल्कि मैग्नेटिक फील्ड भी होती, और किसी जगह पर आप अगर फोर्स कैलकुलेट करते तो उस फोर्स को आप इन टर्म्स ऑफ लॉरेंस फोर्स लिखते। लेकिन किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से उसकी वेसिनिटी में अगर कोई चार्ज है तो फिर उसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगी वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी, क्योंकि वो जो वायर है वो न्यूट्रल है। एक तो आंसर इसका ये हो गया। दूसरा आंसर जो कि मोर साइंटिफिक है, यहाँ पर एक सवाल फिर आपके जहन में हो सकता है कि चूँकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और उस फ्लो करने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उस अपने पॉजिटिव चार्ज से डिटैच हो जाते हैं, तो ये हो सकता है कि किसी वायर में जब करंट फ्लो हो तो फिर उसका कोई नेट चार्ज मौजूद हो, और अगर करंट ऑफ कर दें तो नेट चार्ज ज़ीरो के बराबर आ जाए। तो इस चीज़ को देखने के लिए मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि एक करंट कैरिंग वायर, जो कि मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ले लिया जाए और फ़र्ज़ कर लें कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कुछ चार्ज थ्रू हो रहे हैं, और जितने चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया में दाखिल हो रहे हैं उतनी ही चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से बाहर की तरफ भी जाएंगे। और एक स्टेडी स्टेट करंट में यकीनी तौर पर ऐसा ही होता है। करंट की इक्वेशन अगर आप रिकॉल करें, हमने पिछले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल किया था कि करंट in terms of current density can be written as J dot ds over surface, और यही करंट आप इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि dq over dt, यानी ये जो चार्ज है इसका टाइम डेरिवेटिव बराबर होता है करंट डेंसिटी और द क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पर एक माइनस साइन भी लगाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि दिस इज द चार्ज which is enter into this cross section area, and this left hand side integral represent a charge which is leaving from this cross section area, यानी यहाँ पर किसी जगह पर एक्यूमुलेशन नहीं हो रही है। जितने चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया में दाखिल हो रहे हैं उतने ही चार्ज उस क्रॉस सेक्शन एरिया से बाहर की तरफ आएंगे। तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि इस जानिब जितने चार्ज दाखिल हो रहे हैं, यानी इस जानिब जो चार्जेस की जो डेफिशिएंसी हो रही है, दूसरी जानिब चार्जेस एक्सिस में आ रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं कि चार्ज कैन आल्सो बी रिटन एज वॉल्यूम इंटीग्रल which is volume charge density multiplied by the differential volume element। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा से रिफ्रेश करके लिखूं, so that can be written as surface integral J dot ds volume integral d tau। डाइवर्जेंस थ्योरम से आप वाकिफ हैं, ये हमने इस्तेमाल भी किया है। डाइवर्जेंस थ्योरम is defined as any vector
over the cross-sectional area ds can be written as the divergence of that vector over volume integral. तो लेफ्ट साइड के ऊपर अगर मैं इस इक्वेशन को अप्लाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूं कि दिस डाइवर्जेंस एलिमेंट के वॉल्यूम इंटीग्रल divergence of j into d tau is equals to rho d tau. अच्छा, इस इक्वेशन में मेरा ख्याल है कि मैंने एक गलती कर दी है, क्योंकि यहाँ पर d और d tau भी आना चाहिए और माइनस साइन भी आना चाहिए इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक. सो d tau और माइनस साइन मैं यहाँ भी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ. तो इस इक्वेशन को मज़ीद अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल डॉट जे डी टॉ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल माइनस डी टॉ rho v into d tau. So on both sides we have a volume integral, so that you can compare the integrand from both sides. That gives you divergence of j is equals to minus d over dt rho v. और इसको आप मज़ीद इस तरह भी लिख सकते हैं कि d over dt rho v is equals to 0. चूँकि हमारा फोकस इस वक्त स्टेडी स्टेट करंट पर है, सो इफ वी हैव ए स्टेडी स्टेट करंट, देयरफॉर ये जो आपके पास सेकंड टर्म है इज गोइंग टू बी 0. स्टेडी स्टेट करंट की एक इक्वेशन आप पहले भी देख चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ I would be 0. Why? Because if you solve this equation, you will have current is equals to constant. यानी ऐसा करंट जो कि टाइम पर डिपेंड ना कर रहा हो उसे हम स्टेडी स्टेट करंट कहते हैं, और उसकी वजह से जो फील्ड है वो उसी को हम मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड कहते हैं. तो हमारा फोकस इस वक्त क्योंकि मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के ऊपर है, तो जो करंट है वो उसको भी हम स्टेडी स्टेट करंट कंसीडर कर रहे हैं. तो सिमिलरली इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो दैट इक्वेशंस गिव यू rho v is equals to constant. और इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग वायर में नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट होना चाहिए. दिस इज आल्सो कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज in a wire. So again, back to equation number 2. So if you incorporate the second term is equal to 0, you will have divergence of j is equals to 0. अब ये जो इक्वेशन है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशंस की इंटरप्रिटेशन से पहले थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें कि डाइवर्जेंस एक्चुअली होता क्या है. यानी अगर मैं कहूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ ए
क्या चीज़ है, तो ये आप जानते हैं कि दिस इज नथिंग बट नेट चार्ज, नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इसी चीज़ को आप इस तरह भी डिफाइन करते हैं, फ्लक्स आउट माइनस फ्लक्स इन और वॉल्यूम। और अगर ये ज़ीरो हो जाए तो फिर आप इसको इंटरप्रेट इस तरह करते हैं कि इस केस में जो फ्लक्स आउट है वो बराबर है फ्लक्स इन के। सो अब ये इक्वेशन जो आपके पास है, इसकी इंटरप्रिटेशन भी इसी तरह से की जाएगी। यानी किसी करंट कैरिंग वायर में अगर आप डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी, लेट्स से हियर वी हैव अ करंट कैरिंग वायर, और एक मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफाइन करता हूँ, तो जो जे इन होगा वही जे आउट होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जगह पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। इसको हम ये भी कर सकते हैं कि फर्ज कर लें कि अगर 100 चार्ज यहाँ इस क्रॉस सेक्शन एरिया में इन हो रहे हैं, तो 100 ही चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से आउट होंगे। तो अब चूंकि कोई चार्ज किसी जगह पर एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, तो आप ये कह सकते हैं कि द होल करंट कैरिंग वायर इज कंसिडर एज अ न्यूट्रल वायर। फर्ज कर लें कि किसी जगह पर 100 कूलम का चार्ज एंटर हो रहा है और जो आउटवर्ड चार्ज है वो 80 कूलम का चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में 20 कूलम का चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। अब एक्यूमुलेशन का मतलब ये हुआ कि यकीनी तौर पर इस छोटे से रीजन में नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गए हैं। तो ऐसे करंट कैरिंग वायर को अगर आप कंसिडर करें तो आप ये कह सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर हैज़ अ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो इस केस में उस चार्ज के की वैसिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड तो यकीनी तौर पर होना ही चाहिए क्योंकि चार्ज मूव कर रहे हैं। लेकिन स्टेडी स्टेट करंट में हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ये आया है कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इज गोइंग टू बी जीरो। दैट मीन्स no accumulation of charge at all within the current carrying wire. So therefore the current carrying wire has purely magnetic field around its vicinity. There is no possibility of electrostatic field around the current carrying wire. तो ये तो आपके सवाल का जवाब हो गया। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Biot-Savart law. This is a fundamental law that helps to determine magnetic field strength and the direction of magnetic field due to current carrying wire. And this law was jointly discovered by two scientists, Jean-Baptiste Biot. This was a French scientist and the name is also in French language. तो ये जो आपको नज़र आ रहा है बैप्टिस्ट नहीं है, here P is silent. We call it the Jean-Baptiste Biot and Felix Savart. So ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसी साल जिस साल ऑस्टेड ने ये डिस्कवर किया था कि हम किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसी साल इन दोनों साइंटिस्ट ने बिकॉज बोथ आर मैथमेटिशियन, इन्होंने मैथमेटिकली वो फार्मूला ड्राइव किया जिसकी मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग वायर की सिमेट्री में। तो चलिए हम देखते हैं कि वो फार्मूला है क्या। इसकी स्टेटमेंट में मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले हम थोड़ा सा देख लें कि व्हाट एग्जैक्टली magnetic field depends on which parameter. Let's suppose this is in general an arbitrary current carrying wire, and the current in this wire is in this direction. So in order to find magnetic field around the vicinity of this current carrying wire, we first have to take a very small piece of this current carrying wire. For example, say this is DL. Keep in mind that this is the line element and this is a vector quantity. And let's suppose this is a point where we interested to determine magnetic field. Last time हमने magnetic field को B कहा है, लेकिन यहाँ पर हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पिछली क्लासेस में इनफैक्ट लाइव सेशन में ये फ़र्क हमने आपको बता दिया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन B एंड H। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। H डिपेंड्स ऑन मीडियम, बट B is independent of the medium. So, and from now and onward, we will call H is a magnetic field intensity. तो अब according to the right hand rule, again जिस तरह हमने आपको बताया था कि अगर करंट कैरिंग वायर है और करंट की डायरेक्शन इस जानिब है, तो आप अपने राइट हैंड से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस जगह पर मालूम कर सकते हैं। अब इस जगह पे या तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन होगी या मैग्नेटिक फील्ड आउट टू द स्क्रीन होगी। तो चलिए आप अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करें। आप अपने सीधे हाथ के थंब को इस करंट की डायरेक्शन के साथ अलाइन करें और 4 फिंगर्स को रोटेट करें। तो आप देखेंगे कि इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपको जो मिलेगी वो दैट इज़ इनटू द बोर्ड। और इनटू द बोर्ड का मतलब है कि वी रिप्रेजेंट अ क्रॉस साइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इस लाइन सेगमेंट को अगर मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूं तो ये एक वेक्टर बन जाएगा एंड वी कॉल इट दिस इज R. So in order to drive the Biot-Savart law, ये चंद चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब experimentally this Biot-Savart law depends on number of parameters. For example, the first is dH. In fact, magnitude of the differential magnetic field is proportional to I. करंट ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसकी वैसिनिटी में उतनी ही ज़्यादा होगी। Second point is that the magnetic field intensity is also proportional to the line element. ये इस लाइन जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। Number third point, that magnetic field strength is proportional to 1 over R square. Again, because this is the field and field in general follows inverse square law. Again, inverse square law का मतलब ये हुआ कि अगर ये मैग्नेटिक एलिमेंट स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा तो फिर ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, अदरवाइज इसकी डिपेंडेंसी कुछ और होगी। लेकिन इन जनरल जो फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 over R square. इसके अलावा ये एक फैक्टर और है जिस पर ये डिपेंड करता है, विच इज़ कॉल्ड DH,
is proportional to the angle between line element and R, and this is theta. और थीटा पे इस तरह डिपेंड करेगा कि दैट इज डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ थीटा। तो चलें अब हम इन सारी चीज़ों को अगर मैं किसी सिंगल फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करूं तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो डी एच है, इनफैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डी एच इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा एंड आर स्क्वायर। कीप इन माइंड इस वक्त हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, डायरेक्शन में चंद स्टेप के बाद निकालूंगा। ये आप जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो उसकी जगह पर एक कांस्टेंट आएगा, एंड कांस्टेंट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई एंड आई डी एल sin theta and r square. As we call this is equation number 1. अब इस इक्वेशन में इससे पहले कि मैं इसकी डायरेक्शन इनकॉर्पोरेट करूं, लेट्स डिस्कस दिस टर्मिनोलॉजी which is a characteristic of medium. यहाँ पर अगर इसकी डायमेंशंस आप देखें तो इस फॉर्मूले से मैं म्यू नॉट की डायमेंशन लिख सकता हूँ is mu naught is equals to dh r square divided by I dl and sin theta। और यहाँ से जो म्यू नॉट है, चूँकि इन सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशन है वो टेस्ला हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को, एंड आर स्क्वायर मेजर इन मीटर स्क्वायर, current is measured in ampere, dl measured in meter, and sin theta of course is a dimensionless, so this is become Tesla meter ampere inverse. So this is the dimension of mu naught, and because mu naught is a constant for free space, that's why the number that generally used in numerical problem is 10 to the power minus 7 Tesla meter per inverse, and this is called permeability of free space. Of course, this values changes with respect to the different medium, but keep in mind for the case of free space, we generally taken as a constant 10 raised to the power minus 7 Tesla meter ampere inverse, और इसी को आप इस्तेमाल करेंगे लेटर स्टेज पर जब हम मीडियम इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो फिर इसकी वैल्यू उसी लिहाज से तब्दील हो जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से लिख रहा हूँ,
और अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो ऑफ कोर्स दैट वुड बी डी एच वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई I dl sin theta and r square, and the direction of this magnetic field intensity, say n cap. This is a unit vector. But now here we need to find what is exactly the unit vector n gap. दोबारा से अगर मैं उसी फिगर की तरफ जाऊं तो ज़रा सा गौर से देखें. This is a current carrying wire. Say current is in this direction, and this is dl, in fact IDL, current element, and this is r vector, and of course angle between r and dl. इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं. तो अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनफैक्ट आर और डी एल जिस प्लेन के अंदर है उसके परपेंडिकुलर है. यानी अगर मैं एक और फिगर बनाऊं, लेट्स सपोज वी हैव दिस इज IDL and say this is r cap. तो ये जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, एंड द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इन दिस डायरेक्शन. और ये हम पहले राइट हैंड रूल से देख भी चुके हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट वुड बी inward direction to the page. So जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से निकल के आती है वो आप निकालना चाहें तो वो आपके पास होगी n cap is perpendicular to the plane where IDL and r vector are exist. That is n vector cap को लिखा जाएगा IDL cross r vector and divided by the magnitude of the whole vector. और इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखा जाए तो वो हो जाएगा आपके पास DL R and of course sin theta. तो let's suppose this is equation number 3. अब equation number 2 के अंदर n यूनिट वेक्टर्स की ही कमी थी. ये इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें n की जगह पर मुझे n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो अगर मैं इसको कर दूं this dh would be over 4 pi I dl
साइन थीटा आर स्क्वायर एंड एन कैप की जगह पर मैं ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, आई डी एल क्रॉस आर कैप divided by I dl r sine theta, and you can cancel out I dl sine theta from here and I dl sine theta from here. Then you will have dh cap and I dl cross r cap and r cube. So this is Biot-Savart law. और इसे हम इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि प्रॉब्लम करने से पहले आपको ख्याल रखना होगा और उसे आप अगर नोट कर लें, मिसाल के तौर पर लेट्स वी कॉल की पॉइंट्स। नंबर 1, first of all, you need to define the current element, I dl. This will be always taken parallel to the direction of current. नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट जिसका आपने ख्याल रखना है स्टार्टअप में वो ये है कि आपको एक आर वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन वेक्टर आर which will be taken from dl to point P, and point P is the point where you intend to determine magnetic field. Third point, you need to define vector R. Define means you need to write the equation of vector R in terms of given parameters, and then find dl क्रॉस R। तो ये चंद स्टेप्स हैं
जो आप करेंगे तो फिर प्रॉब्लम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं ये लेक्चर इसी पॉइंट पर ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मज़ीद कुछ इसकी एप्लीकेशन करेंगे और इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे, और कुछ मैं प्रॉब्लम आप लोगों को करने के लिए दूंगा इसी बुक से। आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट हो जाएं।